अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज पेशावर की सियासत एक बार फिर मरकज़े निगाह है और पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ के मामले के ऊपर बड़ा ऑर्डर जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि गवर्नर को इस बारे में ऑर्डर जारी किया जाए कि वो नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लें। अदालत ने आज समाअत की फैसला महफूज किया, जिसके बाद फैसला सुनाते हुए उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को ये ऑर्डर दिया है कि कल शाम 4 बजे वो नौ मुंतखब वजीर आला से हल्फ ले, और साथ ही ये कहा है कि अगर गवर्नर ये हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती ये आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। तो किसी हद तक ये मामला हल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनमें सूबाई सदर जुनैद अकबर भी शामिल हैं, और दीगर रहनुमा अभी भी कुछ शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अपने हक के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। उनका क्या कहना है आपको वो दिखाते हैं। तो अगर किसी ने गलती से हमारी हुकूमत हमसे छीनने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। दूसरी जानिब ऑपोजिशन की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे ने पेशावर हाई कोर्ट में सूबाई असम्बली में होने वाला जो वजीर आला का इलेक्शन है उसको चैलेंज किया, और उन्होंने ये कहा चूंकि पहले वजीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो एक वजीर आला जो ऑलरेडी मौजूद है उसके होते हुए नया इलेक्शन नहीं हो सकता, ये इलेक्शन गैर कानूनी है। और साथ ही ये कहा कि उस वजीर आला का इस्तीफा मंजूर हो जाए उसके बाद इलेक्शन करवा लीजिएगा। अदालत ने इस केस को आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन जेयूएफए के वकला ना होने की वजह से अदालत ने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। अब ये मामला जहां अदालत एक तरफ ये ऑर्डर दे चुकी है कि कल हल्फ लिया जाए, दूसरी जानिब जेयूएफए इस मामले को अदालत उस इलेक्शन को लेकर चली गई है। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या आने वाले दिनों के अंदर एक बार फिर कानूनी महाज गर्म हो सकता है? इस सारे मामले के ऊपर हमने ज़हमत दी है मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ। मियां साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप मुसलसल एक बात करते हैं, सहूलतकारी की बात करते हैं, कहते हैं जी निजाम में अब भी कोई इनकी सहूलतकारी कर रहा है। हमने थोड़ा सा पहले या चंद रोज पहले ये सुन रहे थे कि सुहेल आफरीदी को मंजूर नहीं है, वो कबूल नहीं है, लेकिन उनका इलेक्शन भी हो गया है। आज कोर्ट से उनके हक में ऑर्डर भी आ गया है कि कल गवर्नर ऑर्डर जो है वो उनसे ओथ लें। अब ये कहिए कि ये आप इसको बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस के तौर पे देख रहे हैं या आपको लगता है कि अब भी कोई है जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है? शुक्रिया उमर। मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी ने अक्सरियत के में रुकावट नहीं डाली और अक्सरियत का जो वज़ीर आला है वो मुंतखब हुआ। ये छोटे मोटे जो सुकम हैं इनको जवाज़ बना के अगर आप उसको नाहल करते या जो उनके अज़ाइम हैं या जिस मकसद के लिए सुहेल आफरीदी को इमरान खान ने नामज़द किया है, अगर उसको बुनियाद बना के आप आफरीदी का इलेक्शन ना होने देते या रुकावट खड़ी करते या किसी और को मिनॉरिटी को अक्सरियत में बदल देते तो ये इन हालात में पेशावर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए कभी अच्छा ना होता। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसको मौका दिया गया है अक्सरियत को। अब देखने वाली बात यह है कि वो क्या करते हैं। बदकिस्मती से उमर, अगर मैं माजी में जाऊं तो जो कुछ इमरान खान करते आए या कहते रहे, अगर उसमें कोई फ़र्क आया है तो वो कोई बताए। उसके जो अज़ाइम थे दहशत गर्दों के हवाले से या टीटीपी के हवाले से या उनके साथ जो रौ रस्म थे वो आज भी ख़त्म नहीं हुए। और आज भी अगर कोई उनको इस्तेमाल करके या जैसे पाकिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं और एक ट्राइका बनती जा रही है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के हवाले से, इंडिया और अफ़गानिस्तान के कुछ ताकतवर हलके और पाकिस्तान के अंदर कोई दो जमातें जो इन हालात में जिस तरह का खलवाड़ कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। साहब, आप तो उन दो जमातों में तहरीक इंसाफ को भी शामिल कर रहे हैं? यकीनन मैं कर रहा हूँ, और यकीनन जमात से ज़्यादा मैं उनकी लीडरशिप को कर रहा हूँ। लीडरशिप से ज़्यादा उसके जो कायद हैं, बानी हैं, मैं उनको कर रहा हूँ। बदकिस्मती से ये रातों रात ऐसे हालात नहीं बने उमर। ये हाल हैं
ये जनरल पाशा से शुरू हुए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और फिर जनरल फैज़ हमीद। और पाकिस्तान के अंदर आज जो खून रेजी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर आज जो खून बहता है, तो उसको देख के पूरी रियासत की, और रियासत माँ जैसी ये सब कहते हैं, मगर माँ बद्दुआ देती है उन सब को, उन सब किरदारों को जिन्होंने अपने अपने मफादात के लिए ये बीज बोए, जो आज एक तनावर दख्त बन के हमारे सामने खड़े हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपको अदारों में बैठे लोगों से इख्तलाफ हो सकता है, हमें भी होता है, हम इजहार भी करते हैं, मगर कभी ये नहीं होता कि आप रियासत माँ के ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग ऐसी करें अपने आप को रिलीफ दिलवाने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। मैंने जो किरदारों का जिक्र किया, आप इमरान खान को उन किरदारों से अलग नहीं कर सकते। देखें, जब जब इन तंजीमों के हवाले से कोई डिसीजन लेने का वक्त आया, तो इमरान खान जो हैं वो अलग खड़े हुए। इन तंजीमों या इन पॉलिसी साज़ों के हवाले से जो तंजीमों की पॉलिसी बनाते हैं, या वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर खलवाड़ करती हैं, या वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर किसी को कमज़ोर और किसी को ताकतवर इसलिए बनाना चाहती हैं कि उनका अपना जो है वो मुस्तकबिल सेफ हो जाए और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इन हालात को पहुंच जाए कि एटमी कुव्वत होने के बावजूद भी। आज आपका ये मौक़िफ़ कोई आज का नहीं, बड़े तसलसल से आप इसको बयान करते रहते हैं इस बात को। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये है कि इमरान खान की बात कर रहे हैं, वो भी जेल में है, जनरल फैज़ की बात कर रहे हैं, वो भी ज़ाहिर हिरासत के अंदर है, तो ऐसी क्या वजह है कि वो जेल में होते हुए भी आपको लगता है या कस्टडी में होते हुए भी इतने इन्फ्लुएंशियल है कि रियासत सिस्टम उनके सामने आपको आपकी इस आर्गुमेंट के मुताबिक बेबस दिखाई दे रहा है? देखें उमर, ये सारा जो खेल हुआ है, मैंने जो नाम गिनवाए हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ। और अगर आप ये कह दें कि एक दिन में अमन आ जाए, वो भी मुमकिन नहीं है। और आप कहें कि एक दिन में इतना बड़ा सेटअप हो के पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दे, ये भी मुमकिन नहीं है। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि अगर दो चार बंदों को आप पकड़ के समझें कि सब ठीक हो जाएगा, तो वो मुमकिन नहीं है। उनकी बाकियात, उनके फॉलोअर उसी तरह खड़े। आज आप एक बंदे का जिक्र कर रहे हैं कि वो वज़ीर आला बन गया खैबर पख्तूनख्वा का, तो मैं ये कहूँगा कि खुदा करे वज़ीर आला बनने के बाद वो एक पार्टी का कारकुन होने की बजाय एक सूबे का वज़ीर आला होते हुए, चीफ एग्जेक्टिव होते हुए एक सूबे का बिहेव करे, ताकि सूबा जो है अगर उनमें कोई सलाहियत सूबे को चलाने की है तो उसका फ़ायदा सूबे को पहुँचे। और अगर एक सियासी कारकुन होने के नाते वो वज़ीर आला तो बन जाए, इंतज़ामी अमूर का सरबराह तो बन जाए, मगर वो सारे इख्तियारात या वसाइल जो हैं एक शख्स के लिए वो नज़र कर दे, एक शख्स की रिहाई के लिए या एक शख्स की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि फिर भाई आप हाथों से तो बुत तराशते हो और फिर उनसे गिला भी करते हो, ये तो मुनासिब नहीं है। फिर वो सहूलतकारी किसको कहते हैं? मैं आज ये कहूँगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई और ऐसी जमात है, कोई और ऐसा सरबराह है, किसी और जमात का कोई ऐसा अहम बंदा है, वो सिर्फ बात करे, मेरे जैसा बंदा सिर्फ निशानदेही करे कि ये गलतियां इन लोगों से हो रही हैं, तो मुझे इस तरह इज़्ज़त का निशाना बनाया जाए, मुझे फिर 8 माह होश ना आने दी जाए। मुझे आप ये बताएं कि आप फिर ये कह देते हैं कि ये डॉन लीक्स है, एक निशानदेही की ना, तो आपने ज़मीन आसमान एक कर दिया एक शख्स के लिए। तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये सारा कुछ कहते हैं कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आप बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर तो जमीन तंग हो गई, हम तो निशाना बने, वो डॉन लीक्स की सूरत में हो, पैनामा में हो या किसी और सूरत में। वो कहते हैं हम भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का पार्ट हैं। हत्ता कि वो आपकी जमात के ऊपर इल्जाम लगा कि आप लोग जो है इस चीज में चाहते हैं कि हमें दीवार के साथ लगा के रखा जाए, और इसी में मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का सर्वाइवल है, और आपके लिए ये सब किया जा रहा है। देखें उमर, किसी के लिए सर्वाइवल है नहीं है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मुझे रियासत से सरोकार है।
मुझे रियासत के इस्तेहकाम में सरोकार है। मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि मुझे ये बताए कोई कि 4000 लोग नहीं थे जिनको अफ़गानिस्तान से ला के बसाया गया, वो 40,000 लोग बनते हैं। ख़ानदानों को जब गिना जाएगा उनको किसने बसाया? और फिर मुझे ये बताएं कि उनके लिए आज भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोलने की कौन बात करता है? क्या उनसे आप बात करेंगे जो पाकिस्तान के अदारों में बैठे वो लोग जो पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, और जो मुल्ज़म हैं, जो दहशतगर्द हैं, आप कहते हैं कि उनसे बात करें? फिर मुझे ये बताएं कि कितनी दफ़ा आपने उनसे बात की है? नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो असेंबली में सब ने ये कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने चाहिए उनके लिए। जब नवाज शरीफ ने उनके लिए मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोले, सबके कहने पे मजबूर होके तो एक कमेटी बनी, और दूसरी साइड से उस टीटीपी की जानिब से जो 4 रुकनी कमेटी के नाम आए, उनमें से सरफहरिस्त इमरान खान का नाम था। भाई आप दुरुस्त कह रहे हैं, इससे अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन मियां साहब, मेरी चूंकि आप जो है बड़ी खुल के राय देते हैं, आप उन लोगों में हैं जो लगी लिपटी बात नहीं करते। अब आपने नवाज शरीफ साहब का हवाला दिया, देखिए इतना बड़ा मसला है, इंडिया वाला मसला हुआ, अफगानिस्तान वाला मसला हुआ, अंदरूनी मामलात है, आपके कायदे मोहतरम कहां पे हैं? वो क्यों नहीं पॉलिसी? देखें, जब क्राइसिस होता है तो लीडरशिप खामोश नहीं रहती, लीडरशिप बोलती है, गाइडेंस देती है, कोई अगला रास्ता दिखाती है, लेकिन आपके कायद कहीं नजर नहीं आ रहे हमें। उमर रुक जाएं, मैं आपको ये कहूँगा कि फिर नवाज शरीफ के साथ आज आप कहते हो ना कि बोलते नहीं हैं, जब वो बोलते हैं फिर आप कहते हैं ये बोलते क्यों हैं? जब वो वापस आते हैं मुल्क के अंदर तो फिर आप ये कहते हैं कि उनको इंसाफ जो है बड़े फास्ट ट्रैक पे मिला है। हालांकि इंसाफ तो होता ही भाई फास्ट ट्रैक पे मिलना चाहिए, और वो भी 8 साल बाद उसको मिल रहा था, तो आपने कहा कि ये फास्ट ट्रैक पे उनको इंसाफ मिल रहा है। ये किसी ने जिक्र नहीं किया कि 8 साल उनको अजियत में क्यों रखा, उसका मुदावा करने की कोई बात नहीं करता। जिन्होंने ये सारा खलवाड़ किया, जनरल पाशा से लेके जनरल फैज़ हमीद तक, किसी ने कहा कि वो एक्सक्यूज करें नवाज शरीफ से? किसी ने ये बात कही कि नवाज शरीफ ने जो 4 रुकनी कमेटी बनाई थी पाकिस्तान की जानिब से, और 4 रुकनी कमेटी बनाई थी टीटीपी ने, उस कमेटियों का क्या बना और उन कमेटियों में नाम किन किन के थे, ये कोई बताने के लिए तैयार है? फिर मुझे ये भी कोई बताए कि आज भी दहशतगर्दी को जो दोबारा से ऑक्सीजन दी गई, दोबारा से जो वेंटिलेटर से उठा के उनको एक दोबारा अजदहा बना दिया, किसने बनाया? कोई है पूछने वाला पाकिस्तान के अंदर उनको? फिर आप बात करते हैं कि जी सहूलतकारी किसको कहते हैं? यही अगर फेल खुदा ना खास्ता किसी और ने किया होता तो आज तक वो फटे चढ़ चुका होता। मगर चढ़ चुका होता, बिल्कुल आप दुरुस्त करें। मैं अच्छा जी, मियां साहब आखिर में करते हैं, सोचते हैं, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, आपने जो सारी आप ज़ाहिर है इनसाइट्स भी रखते हैं, अभी एक मंजरनामा तो है, ये सूबे की तब्दीली की गई, ज़ाहिर है उसका मतलब भी एक कन्फ्रंट्रेशन है, फिर दहशतगर्दी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, फिर एहतजाज, सब कुछ जानते हैं आप, वो भी सारी बातें। आप क्या मंजरनामा आने वाले दिनों के अंदर क्या देख रहे हैं? क्या फिर रियासत को डंडा चलाना पड़ेगा, आए फिर जो सामने आ रहा है फिर डंडा प्रोग्राम चलाए, या आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एक बार फिर सड़कों के ऊपर, जिसको सड़कें गर्म होना कहते हैं, वो आपको होती दिखाई दे रही हैं? नहीं उमर, ना ये अल्फाज को अच्छे हैं। डंडा चलाना, रियासत पर वार करने वाले को कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए, मैं हूं या उमर हो। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आपने 2 साल हो गए हैं, इमरान खान भी आपके पास है, 1.5 साल होने को है, जनरल फैज़ हमीद भी आपके पास है, तो आप भाई आज तक कौम को एतमाद में क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं बता रहे कि ये वो लोग थे जिन्होंने दहशतगर्द तंजीमों को परवान चढ़ाया? क्यों नहीं आप बताते कि नवाज शरीफ के सियासी वोट बैंक को दरार डालने के लिए, कमजोर करने के लिए आपने रातों रात 2 जमातें बनाई, फिर आज भुगत रहे हैं आप उनको? मैंने क्या कहा था? मैंने यही कहा था ना कि आप पूछें जनरल पाशा से,
आप पूछें जनरल ज़हीरुल इस्लाम से, आसम बाजवा से, आप पूछें फैज़ हमीद से कि ये जो आज जिनको आप दहशतगर्द कह रहे हैं, ये आप जो आज सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, कौन करेगा? एक सूबा करेगा। इनको कौन लेके आया था? इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा था? आज तक आप उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे सियासी कारकुनों को किया जाता है। दहशतगर्दों में और सियासी कारकुनों में आपको फर्क ही नजर नहीं आता। सियासी कारकुनों से हमारे साथ तो दहशतगर्दों वाला सलूक होता था, और आज दहशतगर्दों को सियासी कारकुनों वाला आप दे रहे हैं, सहूलत दे रहे हैं। इस तरह नहीं होता, यही सहूलतकारी होती है। यही सहूलतकारी होती है। मियां जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून से बड़ा वाज़े अपना मौकिफ हमेशा की तरह दे रहे थे। मियां साहब, आपके वक्त ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं।